हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर में दो टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, एक इनर स्फीयर मैकेनिज्म और एक आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन देता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में देगा क्योंकि दोनों को डील करना है, या तो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके टॉपिक में ये भी अलग से दिया हुआ है, ये भी अलग से दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही क्या दिया हुआ है, अलग अलग से दिया हुआ है। तो अगर सिंपल ये क्वेश्चन पूछता है कि मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो आप पूरा दोनों डील करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग वीडियो में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है देखने को मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे ब्रिज्ड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ब्रिज्ड मतलब ऐसा, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्रिजिंग होती है। कोई ऐसा लिगेंड होगा जो कि ब्रिज करेगा, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ही देख लेते हैं सबसे पहले, इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है एटम और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। मतलब इसमें एटम और ग्रुप का ट्रांसफर होगा, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, जिसमें एटम या ग्रुप का ट्रांसफर हो, दूसरा वो जिसमें लिगेंड का ट्रांसफर न हो। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देखने को मिलता है, और इनर स्फीयर देखने को मिलता है। इनर स्फीयर मतलब इस जैसे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बना, दोनों आपस में जुड़ गया। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर में ही अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर स्फीयर ट्रांसफर मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ क्या हुआ, इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक इनर्ट और एक लेवाइल कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब जैसे दो कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं ना, एक ऑक्सीडेंट और एक रिडक्टेंट। जैसे ये ऑक्सीडेंट है, मतलब सामने वाले को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ये 2+ था, यहाँ पे 3+ कर दिया, कौन, ये वाला, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेंट हुआ। और ये क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया, तो ये 3+ से 2+ में पहुंच गया। ठीक है, तो एक ऑक्सीडेंट होगा, एक रिडक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों में से एक क्या होगा, इनर्ट होगा और एक लेवाइल होगा। लेवाइल मतलब एक्टिव कॉम्प्लेक्स, इनर्ट मतलब अक्रिय। ठीक है, ये इनर्टनेस और लेवाइलनेस जो है पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, 5H3O की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, सॉल्वेंट में रिएक्शन कराते हैं, तो ये इसका रिडक्शन हो जाता है, किसका, इसका। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, 2+ से 3+ में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कैसा होता है, ये होता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म टाइप। इनर स्फीयर मैकेनिज्म टाइप मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रीज्ड इंटरमीडिएट बनेगा। ब्रीज्ड इंटरमीडिएट मतलब ऐसा एक कोई लिगेंड होगा, जैसे यहाँ पे Cl है, जो ब्रीजिंग होगा, मतलब ब्रीजिंग लिगेंड यहाँ पे होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्रीजिंग लिगेंड होना आवश्यक है। कंपेयर करेंगे उसके साथ में, दोनों में क्या डिफरेंस है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट 3+ में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D6 होता है। क्रोमियम 2+ में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D4 होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चला गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आता है या नहीं, जैसे सोडियम है, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11, प्रोटॉन कितने होंगे, 11, न्यूट्रॉन का बात छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर यहां से सोडियम से ये क्या हो जाए, सोडियम प्लस हो जाए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन तो क्या हो गया, 11 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 10। तो 11 में से 10 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो 11 पॉजिटिव में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे ये दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये क्या प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। हो सकता है किसी को ऑक्सीडेशन है नहीं मालूम। ठीक है,
दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन ये कैसा होगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कैसे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, इसमें 18 हो गई, और यहाँ पे 17, तो 17 नेगेटिव और 18 पॉजिटिव, सॉरी 18 नेगेटिव और 17 पॉजिटिव, मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव दिख रहा है जो कि यहाँ पे चार्ज के रूप में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस, मतलब Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है, ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, पर ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नहीं है, ठीक है, बस समझाने के लिए मैं वहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो इसको आप इसी रूप में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसा होता है, रिडक्शन कैसा होता है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन, और यहाँ मैं ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ, तो भाई कहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक तरह से क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम प्लस में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, यहाँ क्या हो गया, +1, इसका भी क्या था, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गया, -1, इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, 0 से -1 में चला गया, घट गया, और 0 से +1 में चला गया, बढ़ गया, ठीक है। ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपके समझने के लिए था, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। तो हमने कोबाल्ट 5 एमोनिया 1 Cl, क्रोमियम 6 लिगेंड किसका है, H2O का, ठीक है। तो H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, जो चार्ज यहाँ दिख रहा है वही क्या होगा, क्रोमियम का होगा। अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, एक चार्ज होता है, ठीक है। तो एक चार्ज था, ओवरऑल चार्ज यहाँ हमको कितना दिख रहा था, 2+, तो यहाँ पे एक माइनस भी है, एक माइनस को कौन खत्म किया, एक प्लस, तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गए, मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट था, जिसमें से 2+ दिखाई दे रहा है, एक नेगेटिव को कैंसिल किया हुआ है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसा होता है कि एक H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट संख्या कितना है, 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट संख्या मेंटेन रहे, ताकि यहाँ पे जो ब्रिज लिगेंड है उसके साथ में क्या कर ले, ब्रिज बना ले, जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, ये ब्रिज बना लिया है, ठीक है। यहाँ 5 H2O कर देना, एक H2O बाहर निकाल देना, क्योंकि इसका कैपेसिटी कितना था, 6 कोऑर्डिनेट बनाने का था, तो 6 कोऑर्डिनेट अभी भी है, इसका भी 6 कोऑर्डिनेट बनाने का था, 6 कोऑर्डिनेट, 5 और 1 क्लोरीन, 6 अभी भी है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इस ब्रिज के सहायता से हो रहा है, ये जो क्लोरीन ब्रिज है ना, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इस मेटल से इस मेटल तक हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसी को बस समझना है, बाकी तो खैर नॉर्मल रिएक्शन ही है। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे H2O फिर सॉल्वेंट में रिएक्शन होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, मतलब ये इसमें का क्लोरीन कहाँ चला गया, इधर चला गया, ये यहाँ से क्लोरीन इधर लेके ये अलग हो गया, H2O 5, यहाँ पे क्या होगा, 5 H2O, ठीक है। अब इसकी स्थिति क्या हो गई, ये वाला H2O यहाँ ऐड हो जाएगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, खाली होगा बॉन्ड, उसके साथ में एक H2O यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी स्थिति आ गई। अब यहाँ पे कोबाल्ट जो पहले 3+ स्थिति में था, अब क्या है, 2+ स्थिति में आ गया, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को मिल गया है, ठीक है। 3+ से कहाँ आ गया, 2+ में आ गया, ये 2+ ही है, 2+ स्थिति में ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D7 हो जाएगा, ठीक है, D7 हो जाएगा, या इसको कह सकते हो S1D6 हो जाएगा, 4s3d6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो ऑक्सीडेशन क्या बोलना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो क्या होगा, 3d3 हो जाएगा, 3d3। तो यहाँ पे 3d4 था, ये 3d3 में आ गया, यहाँ 3d6 था, यहाँ 4s1 और 3d6 में आ गया, ठीक है। D7 हो जाएगा, ये D7 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और है जो कि 4s में आ जाएगा, D7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया,
ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, लेबाइल हो गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, इनर्ट हो गया। लेबाइल क्यों हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ईजी ऑर्बिटल में। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भरेगा, 7वां कहाँ चला जाएगा, ईजी। ईजी ऑर्बिटल वाला क्या होता है, लेबाइल होता है। तो ये क्या हो गया, लेबाइल हो गया, ये क्या हो गया, इनर्ट हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन किस में है, T2G में है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, T2G में। और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये चौथा, ये क्या था, लेबाइल था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये कहाँ चला गया, ये लेबाइल में चला गया, और ये क्या चला गया, इनर्ट में चला गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए मैं फालतू की चीजों को मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा देता हूं। चलो ठीक है, ये हो गया आपका एटम और ग्रुप ट्रांसफर। एटम और ग्रुप ट्रांसफर क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरीन था वो कहाँ चला गया, इस सामने वाले कॉम्प्लेक्स के साथ में चला गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एटम और ग्रुप ट्रांसफर, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये वाला सेकेंड देखते हैं। ब्रिज तो यहां भी बनता है, बट विदाउट लिगेंड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है। विदाउट, यहां पे क्या होगा, बोथ कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट, दोनों के दोनों क्या होंगे, इनर्ट होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इनर्ट होंगे। लिगेंड ट्रांसफर इज नॉट ऑकर, यहाँ पे लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता। मतलब यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं, यहाँ पे 2 माइनस है, 6 माइनस, यहाँ 6 माइनस दिख रहा है क्लोरीन का, लेकिन दिख कितना रहा है, 2 माइनस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस, 4 प्लस 4 माइनस कैंसिल हुआ, बचा है 2 माइनस, और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस है तो 2 प्लस ही इसका होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये तो H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को ब्रिज बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, क्लोरीन ब्रिज तो बनाया लेकिन वापस इसी के साथ आके जुड़ गया। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 3 प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 माइनस, मतलब यहाँ 6 माइनस था तो 6 माइनस में से, अब भाई 4 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, -1 क्या हो गया, इसमें घट गया, और इसका क्या हो जाएगा, +1 बढ़ जाएगा, +2 से +3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ पर लिगेंड ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो जब इसमें से -H2O करोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे जैसे पहले हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से इरिडियम में आ रहा है। लेकिन जब यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है तो यहाँ ना होकर के कहाँ होता है, यहाँ, क्योंकि दोनों ही इनर्ट है, दोनों कॉम्प्लेक्स ही इनर्ट है, इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और H2O इसी में जाके जुड़ेगा, और हमको कॉम्प्लेक्स पहले जैसा ही मिल रहा है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब हम देखते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या है, जस्ट ऐसा ही है, बस इसके जो पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम में पूछे जाने लायक बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे CSIR नेट गेट में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, शुरू से मेहनत करते जाइए, बाद में दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि लंबा हो जाता है वीडियो। तो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता है ना, यहाँ पे कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता, जैसे दो कॉम्प्लेक्स ब्रिज बना के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें। यहाँ पे क्या होता है, दोनों इनर्ट होते हैं, दोनों इनर्ट होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों क्लोज भी नहीं आ सकते, ब्रिज नहीं बना सकते। तो यहाँ पे केवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली क्या होता है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहा गया है, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, एक क्लस्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जैसे मैंने यहाँ पे आयरन क्या ले लिया, आइसोटोप ले लिया, ये भी आयरन Fe6 ही है। ठीक है, Fe6 दोनों ही है, लेकिन ये क्या है, 4 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ आयरन क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या होगा, एक का फर्क होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो है +2 वाले
कॉम्प्लेक्स से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, +3 वाले में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +2 और ये क्या हो जाएगा +3। इतना ही परिवर्तन होना है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही परिवर्तन होना है, लेकिन इसके लिए कोई ब्रिज का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैंक कार्नोट प्रिंसिपल जो है अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन टू अदर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे नॉट ब्रिज, ब्रिज काम नहीं करता, ब्रिज ब्रिज नहीं बनता है, लिगेंड का एक्सचेंज भी नहीं होता है। अब फ्रैंक कार्नोट प्रिंसिपल, फ्रैंक कार्नोट प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होता है, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में होता है जरूर, लेकिन उसमें मेटल जो होंगे, मेटल्स या एटम या लिगेंड कोई भी अनचेंज रहता है, मतलब पोजीशन क्या होता है, अनचेंज्ड, है ना। एटम लिगेंड या जो भी होगा मेटल होगा, उसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, अनचेंज्ड रहता है। ये फ्रैंक कार्नोट प्रिंसिपल बताया है के अनुसार है ना। कॉम्प्लेक्स के एटॉमिक अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स के एटॉमिक अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोथ कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट, दोनों क्या होंगे, इनर्ट होंगे, जैसे हमने बताया। यदि दोनों लेबाइल है तब की स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ये स्टेटमेंट है कि यदि दोनों कॉम्प्लेक्स अगर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में अगर क्या होंगे, लेबाइल होंगे, तो दोनों क्या होंगे, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, पाई स्टार टू पाई स्टार, एक मेटल के पाई स्टार से दूसरे मेटल के पाई स्टार में होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा किस तरीके से होगा, T2G से T2G में होगा, तब भी क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब T2G पाई स्टार से T2G पाई स्टार में यदि होता है तो क्या होता है, फास्ट होता है। आपको मालूम है कि T2G क्या होता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, मतलब जहां पे लिगेंड जुड़े होते हैं उससे उसके बीच में क्या होता है, T2G ऑर्बिटल होता है, जैसे dx² y² या x² y² नहीं, dxy dyz और dzx, ये क्या होंगे, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड जो है इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा। मान के चलो एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका एक्सचेंज करना है, तो लिगेंड क्या है, एक्सिस में आके जुड़ा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, अगर ऑक्टाहेड्रल देखें तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, सामने और पीछे, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इधर ऊपर और नीचे, ठीक है, तो इस तरह से जुड़े होते हैं लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड क्या करते हैं, इस एक्स वाई ऑर्बिटल में कोई शील्डिंग इफेक्ट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ होता है। लेकिन ईजी की बात करें, ईजी ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, ईजी ऑर्बिटल ये देखो एक्सिस में होता है, एक्सिस में होता है, और एक्सिस में लिगेंड भी जुड़े होते हैं, तो लिगेंड या क्या करेंगे, ईजी ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट डालेंगे, इसलिए यहाँ पे स्लो ट्रांसफर होगा, मतलब ट्रांसफर क्या होगा, मुश्किल होगा, है ना। ईजी ऑर्बिटल में ट्रांसफर क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका कारण ये है कि ये वाला एक्सियल होता है, ये क्या होता है, एक्सियल, एक्सियल होता है, और ये क्या होता है, नॉन एक्सियल होता है, कहीं लिखा हूं मैं यहाँ, ठीक है, नॉन एक्सियल होता है, ठीक है। और जब नॉन एक्सियल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये लिगेंड और मेटल के बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ईजी में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। दोनों तरह का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हो, मेटल में अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होता है, जो बैक बॉन्डिंग बनाता है, जो बैक बॉन्डिंग बनाता है मतलब मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर झुका लेता है, किसकी ओर, लिगेंड के खाली ऑर्बिटल की ओर, ठीक है। लिगेंड का जो खाली ऑर्बिटल क्या है, खाली ऑर्बिटल है, तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर दे रहा है तो मेटल के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब ये मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे फास्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ऐसे ऐसे जहाँ पे बैक बॉन्डिंग जहाँ पे देखने को मिलेगा, वैसे लिगेंड के साथ में अगर कोई मेटल जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। और कुछ कुछ कंडीशन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि स्पिन चेंज हो रहा है। भाई यहाँ पे क्या होगा, स्पिन चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या होगा,
स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना। और T2G से अगर Eg में ट्रांसफर हो रहा है, बात वही है, एक इनर्ट है एक लेवाइल है, ये वाला क्या होगा इनर्ट होगा और क्या होगा लेवाइल। इनर्ट टू लेवाइल में अगर हो रहा है तो क्या होगा स्लो। तो यहाँ तो ऐसा कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों या तो इनर्ट होंगे या तो दोनों के दोनों लेवाइल होंगे। लेकिन हो सकता है कि कंडीशन ये हो जाए कि दोनों के दोनों लेवाइल हो और वहां पर ट्रांसफर क्या हो जाए T2G और Eg में होगा, तो वो क्या होगा बहुत ही स्लो होगा। क्रॉस रिएक्शन फास्ट होता है। देखो यहाँ पे सेम मेटल आयन है, ये क्या होगा सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब यहाँ पे दोनों मेटल आयन क्या है एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अगर डिफरेंट अगर एक आयरन ले लेते हैं एक कोबाल्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस रिएक्शन होगा, मतलब क्रॉस रिएक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन लिगेंड एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि लिगेंड एक्सचेंज नहीं होगा, और ये बाहर होंगे, ब्रिज भी नहीं बनाएंगे, ब्रिज नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, जो आपके अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो ये उसी का भाग है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारा चीज कवर कर दिया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, है ना। और आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई चालू कर दो, अब 2 महीना बचा हुआ है सेमेस्टर एग्जाम। अगर एमएससी में हो तो आपके लिए 2 महीना बचा हुआ है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। और यदि एमएससी सेमेस्टर वाला नहीं है, अगर आप ईयरली में हो तो आपका एग्जाम तो मैं सोचता हूँ अप्रैल में ही, अब एक 1.5 महीना बचा है समझ लीजिए आपका भी, ठीक है। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को मेहनत तो करना पड़ेगा। और यहाँ इधर जो पॉइंट बताया हूँ ये क्या है नेट सेट एग्जाम में आता है। हाई स्पिन टू लो स्पिन में क्या होगा स्लो होगा फास्ट होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो क्या होगा स्लो होगा फास्ट होगा, क्रॉस रिएक्शन है या सेल्फ एक्सचेंज है तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल है नॉन एक्सियल है ऑर्बिटल तब क्या होगा, तो इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब ये जो सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं नेट सेट का अलग से क्वेश्चन कराना चालू कर दूंगा, क्योंकि अभी तो आप लोग क्या हो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो अभी बस इतना ही, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू।